जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? चलिए, हेलो, कैसे हैं सभी? मुकुंद, अनुराग, आईटीओ, संत, अंकित, अरविंद, अक्षय, दीपक, अमित, वैभव, आशीष, सीमांता, बहुत सारे बच्चे लाइव हैं भाई, बहुत अच्छे। जल्दी से सभी सभी लाइव आ जाओ। बहुत शानदार। तो आज से हम बिल्कुल एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। ठीक है, समय तथा कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आपके पेपर के लिए। अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल 2018 में जो सबसे ज़्यादा बढ़िया जो क्वेश्चंस आए थे वो मेरे भाई आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एवरेज से 2019 की बात करें तो 2019 में सबसे बढ़िया सवाल आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया था, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से। 2020 में बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था वो प्रॉफिट लॉस से बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए थे। और अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो जो हमारा क्वेश्चन आया था वो टाइम एंड वर्क से बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, यानी पिछले साल। ठीक है, अलग अलग मतलब साल में अलग अलग तरीके से अलग अलग चैप्टर्स को हाईलाइट किया जाता है, तो हमारे लिए चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, तो अभी टाइम एंड वर्क की आपकी पहली क्लास के इसकी जो प्रैक्टिस शीट है मेरे भाई, आराम से आपको मंडे के पहले मिल जाएगी, क्योंकि कल संडे है तो क्लास आपकी ऑफ रहेगी। मंडे को बहुत ही प्यार तरीके से आपको इसकी बहुत ही शानदार और एकदम अपडेटेड प्रैक्टिस शीट मिलेगी, यानी पिछले मंथ जो आपका मेंस का पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस शीट में इंक्लूड होंगे। ऑलरेडी मेरे पास पहले के बैचेस की शीट हैं, लेकिन मैं वो आप लोगों को नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एकदम फ्रेश और एकदम नया कंटेंट मिले। यही खास बात बनाते हैं हमारे एप्लीकेशन पर, और यही खास होता है मेरे कोर्सेज़ को जब आप एनरोल करते हैं तो, कि आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलती है वो मेरे पिछले बैच के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो और ज़्यादा अपडेटेड होते हैं, एकदम लेटेस्ट एग्जाम तक के सभी क्वेश्चंस को वो कवर अप कर रहे होते हैं। उसमें मेरी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन इससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आप अब तक जितने हुए परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप लगा पाते हो। जैसे मानो फेस 10 का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया, एमटीएस का पेपर हो गया, तो जितने भी ये नए सवाल हैं, जितने भी ये लेटेस्ट पैटर्न पर हुए हैं, 8वें महीने में आपका लास्ट एग्जाम हुआ था मेंस का, वहाँ तक के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अपडेटेड मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस होंगे ना वो एकदम टाइप वाइज और लेवल वाइज अरेंज फॉर्म में आपको मिलेंगे, तो जो आपके नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसका रिलेशन किसी के साथ नहीं है, ना इसका रिलेशन परसेंटेज के साथ है, ना इसका रिलेशन प्रॉफिट लॉस के साथ है, यानी ये इंडिपेंडेंट है। अगर आप टाइम एंड वर्क है तो ऐसा नहीं है कि आपको परसेंटेज पढ़ने के बाद ही टाइम एंड वर्क पढ़ना चाहिए। आप यहाँ से अपना मैथ्स की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई है ना बैक में परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की आवश्यकता नहीं होती। आप आराम से यहीं से अपने सेशन की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनमें प्रतिशत के कंसेप्ट का कोई इस्तेमाल नहीं होता, इनके अपने कंसेप्ट लगते हैं। अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क में, तो टाइम एंड वर्क में कुल मिलाकर मेरे भाई कितने टॉपिक्स का आएगा, यहाँ पर सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। कितने टोटल ओवरऑल कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं और कितने टॉपिक्स आपको इसके अंदर पढ़ना है, क्या क्या है, हम आपको एक एक बात ओवरऑल बताते हैं। ठीक है, सभी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। टाइम एंड वर्क मतलब समय तथा कार्य। अब अगर बात करते हैं आपके परीक्षा को लेकर, तो टाइम एंड वर्क में कितने टॉपिक आते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है टाइम एंड वर्क। दूसरा टॉपिक जो होता है वो टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्क एंड वेज। वर्क एंड वेज का मतलब कार्य तथा मजदूरी। और तीसरा जो पार्ट होता है वो मेरे भाई होता है पाइप एंड सिस्टम। इस बार पाइप एंड सिस्टम के बड़े तगड़े तगड़े सवाल पूछे गए थे परीक्षा में आपके। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्री में कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस आपके प्री में आते हैं, तो प्री में कम से कम अगर हम बात करें तो 2 सवाल आपके फिक्स होते हैं। और अगर हम मेंस में बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि मेंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो मेंस में आपके 3 सवाल फिक्स हैं, यानी ओवरऑल आपके 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं पेपर में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से सफिशिएंट और इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब तो प्री के नंबर उतने एक तरीके से मान लो कि काउंट नहीं होंगे, लेकिन हाँ क्वालिफाई करने के लिए तो फिर भी ज़रूरी है। और मेंस में हर क्वेश्चन का नंबर 3-3 नंबर का हो चुका है सीजीएल में, यानी 3 × 3 9 नंबर का आपका ये एक तरीके से
वेटेज उठा लेता है। ठीक है, जिन पेपर्स में टाइम एंड वर्क पूछा जाता है वहाँ पाइप एंड सिस्टम नहीं पूछा जाता, और जहाँ पाइप एंड सिस्टम पूछा जाता है वहाँ टाइम एंड वर्क नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप इनमें से किसी एक टॉपिक को स्किप करके चले जाएंगे। साथ में बात करें यहाँ पर तो ये 3 टॉपिक जो हैं ये तीनों के तीनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और सबका संबंध एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको वर्क एंड वेज समझ में नहीं आएगा, वर्क एंड वेज नहीं पढ़ा तो आपको पाइप एंड सिस्टम समझ में नहीं आने वाला है। इस बात का ध्यान दीजिए। तो आपके लिए यहाँ पर सीरियल वाइज चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पर क्या होगा, तो आपको पर्टिकुलर तरीके से हर टॉपिक का, जैसे टाइम एंड वर्क का आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगा प्रॉपर तरीके से, 100 क्वेश्चन से ऊपर होंगे, और फिर उसके बाद उस प्रैक्टिस शीट्स के आपको नोट्स मिलेंगे। उसी तरीके से फिर यहाँ पर वर्क एंड वेज का आपको शीट मिलेगा और फिर उसके बाद इसके नोट्स मिलेंगे। फिर पाइप एंड सिस्टम का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस शीट मिलेगा और फिर उसके बाद उसके आपको नोट्स मिलेंगे। जितने भी शीट इन टॉपिक्स के मिलने वाले हैं वो सारे के सारे हाईली अपडेटेड होंगे। ठीक है, टिल रिसेंट एग्जाम तक। और उसके बाद चैप्टर के खत्म होने के बाद ही आपको उसका क्या मिलने वाला है, तो नोट्स मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को आप यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं टाइम एंड वर्क, वर्क और वेज और पाइप एंड सिस्टम को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, करेंगे टाइम एंड वर्क से। इन सभी टॉपिक्स को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपका एक चीज़ स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और वो है यहाँ पर मेरे भाई क्या, तो एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। जो आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि किसी भी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ की अगर हम एक पल के लिए छोड़ भी दे तो हमारे लिए एलसीएम बहुत महत्वपूर्ण पड़ जाता है कि हम यहाँ पर एलसीएम अगर निकालना आ गया तो हमें सभी चैप्टर्स को, सभी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से, बड़े प्यार से समझ पाएंगे। जो सबसे अच्छी बात आपके लिए हो जाती है वो ये भी हो जाती है कि जो आपके शीट्स हैं वो टाइप वाइज एकदम बढ़िया तरीके से आपको अरेंज है। तो हर एक टाइप में एक नया आप कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें मेरे स्मार्ट अप्रोच आपको सीखने को मिलेगा, और उसके बाद आप उन सवालों को बढ़िया तरीके से लगा पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इन 3 टॉपिक्स में। सबसे पहला टॉपिक है टाइम एंड वर्क, उसका। ठीक है, टाइम एंड वर्क क्या होता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मानिए यहाँ पर किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं आता और एकदम हम लोग 0 लेवल से शुरू करेंगे और धीरे 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 हम कहाँ तक पहुँचेंगे, तो धीरे धीरे करके हम मेंस के लेवल तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है, चलिए डेली जो आपकी क्लास की टाइमिंग होगी वो 6:30 बजे से होगी। 5:30 से 6:30 आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, और 6:30 से 7:30 जो है आपका मैथ्स का क्लास होगा। कभी 8 बजे तक भी क्लास हो सकती है, 1.5 घंटे की भी क्लास लग सकती है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा जैसे ये टॉपिक्स खत्म करेंगे फिर उसके बाद हम एडवांस का एक नया टॉपिक के साथ आपके बैच में शुरू करेंगे। आ जाइए, तो सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर, फिर उसके बाद हम आपको बहुत सारी बात बताएंगे। पहले एक सवाल पढ़िए कि असल में सवाल आता कैसे है, और फिर उसके बाद हम उसके पीछे के कंसेप्ट को जानेंगे कि टाइम एंड वर्क में हमें क्या क्या सीखना होता है। सबसे पहला सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए। ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक दिन साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ एक काम को पूरा कर पाएंगे। ऐसे सवाल, जैसे मान लीजिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर उस कमरे को अकेले आप बनाओ तो उस कमरे को आप 20 दिनों में बना सकते हो, और उस कमरे को मैं बनाऊं तो मैं उस कमरे को मान लो 15 दिनों में बना सकता हूं। तो अगर हम दोनों मिलकर उस कमरे को बनाएं तो कितने दिनों में बनेगा। तो जाहिर सी बात है समय कम लग, लेकिन वो कितने दिनों में बनेगा, कैसे बनेगा, क्या पता हमें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका बेसिक समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है इसका बेसिक क्या है। इसीलिए जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसमें आप अभी पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में क्या है, तो हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, यानी ए और बी के बारे में चर्चा होगी। फिर थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2, जहाँ पर ए, बी और सी यानी 3 लोगों के बारे में चर्चा होगी। तो जो बेसिक कंसेप्ट होता है टाइम एंड वर्क का, वो मेरे भाई क्या होता है वो समझिए सबसे पहले आप लोग। ठीक है, टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको लाइफ टाइम ध्यान रखना है, तभी आप सवालों को बना पाएंगे। हिंदी इंग्लिश हम दोनों भाषा में लिखेंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा हो जाता है वर्क। आप हर एक चीज़ की बात समझो, क्या क्या डेफिनेशन आप इस्तेमाल करते हो। तो एक होता है टाइम। टाइम का मतलब हो गया समय, कि जितने समय में आप किसी कार्य को ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे किसी कार्य को करने में 10 दिन लगता है, 5 दिन लगता है, 6 दिन लगता है, वो जो समय हमारा, ये समय जो है हमारा कभी दिन में भी दिया जा सकता है, घंटों में भी दिया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें साल में भी दिया जा सकता है, ईयर में भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, इसके कोई भी यूनिट हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा
वर्क। अब ये वर्क क्या है? तो वर्क का मतलब यहाँ पर कार्य, ठीक है, यानी आप क्या काम कर रहे हैं। आप खिलौना बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, आप दीवार जोड़ रहे हैं, आप एक तरीके से काम को देखो। काम भी यहाँ पर दो तरीके का होता है, जो वर्क होता है वो दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है पॉजिटिव वर्क और एक हमारा होता है नेगेटिव वर्क। बोलोगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप कोई घर बना रहे हैं, तो आप चीज़ों को बना रहे हैं ना, यानी कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो काम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जहाँ पर हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, हम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर आपका दिमाग खराब हो गया और आप अपने पड़ोसी का घर जो है जाकर तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे मानो यहाँ पर जो हमारे अनमोल सिंह हैं, एक तरीके से कल के दिन मेरे भाई अनमोल जी की जो सबसे लाजी मतलब एकदम जो इनकी व्हाट्सअप वाली जो इनकी फ्रेंड है, ठीक है, और व्हाट्सअप वाली फ्रेंड खुदा ना खास्ता ऐसा होना, लेकिन अनमोल जी की जो व्हाट्सअप वाली फ्रेंड है वो मेरे भाई अनमोल जी को छोड़ देती है। अब अनमोल जी मेरे भाई एमसीडी में लग जाते हैं, कमिश्नर बन जाते हैं, तो क्या वो उनके घर को छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वो घर भी नहीं रहेगा जिसमें हमारी यादें थीं, ऐसा कह के वो उस घर को तुड़वा देंगे। तो वो जो उस घर को तुड़वाएंगे तो वो कैसा काम कर रहे हैं? नेगेटिव काम कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क बोलते हैं, यानी जहाँ पर कार को ख़त्म किया जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं तोड़ना, या आप डिमोलिश कह सकते हैं। जैसे मानो क्या होता है कि एक बंदा एक घर को बनाए जा रहा है और दूसरा बंदा एक तरफ से कार्य को घर को तोड़े जा रहा है। जो बनाएगा वो पॉजिटिव काम करेगा, जो तोड़ेगा वो नेगेटिव काम करेगा, ठीक है। आगे चलकर यही दो अलग अलग टॉपिक्स दो अलग अलग चैप्टर में बढ़ जाते हैं। ये जो नेगेटिव वाला काम होता है ना, यही आगे चल के पूरा का पूरा केस बनाता है, और उसी को हम कहते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। अगर आप देखेंगे तो पाइप एंड सिस्टर्न यानी नल और टंकी, ठीक है। इस नेगेटिव काम का सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो पाइप एंड सिस्टर्न में होता है, जहाँ पर एक नल टंकी को भर रहा होता है, दूसरा खाली कर रहा होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो टंकी में खाली करने वाला नल है वो नेगेटिव काम कर रहा है, और जो टंकी में भरने वाला नल है वो पॉजिटिव काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा पॉइंट है, वो मेरे भैया है यहाँ पर एफिशिएंसी। सबका फूफा एकदम, ठीक है, बिल्कुल फूफा कह सकते हैं आप इन्हें। नाराज हो जाएंगे अगर इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे तो, फूफा लोग जल्दी नाराज होते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? तो क्षमता, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पर अलग अलग लोग होते हैं काम करने वाले, आपके कार्य करने की क्षमता अलग है। एक जो मजदूर आपके यहाँ दिहाड़ी पर काम करने आता है उसकी क्षमता अलग है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ और उस मजदूर को बोलूँ कि दोनों के दोनों काम करो, ठीक है, तो क्या पता वो आपसे कई गुना ज़्यादा काम कर दे। लेकिन अगर मैं आपको और उसको बोलूँ कि दोनों के दोनों मैथ्स के क्वेश्चन लगाओ, पता चलेगा आप 100 क्वेश्चन लगाए तो बेचारा 10 क्वेश्चन लगाया। तो क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है, और क्षमता के हिसाब से क्या होता है? कार्य जल्दी खत्म होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप और आपके वो मतलब जो भी हैं आपके दिल के करीब लफ्ते जिगर जिनको हम बोले, आप दोनों जा रहे हो पिज़्ज़ा खाने, ठीक है। आपकी रोज़ की आदत है पिज़्ज़ा खाने की, उनकी आदत नहीं है। अब उनकी आदत नहीं है तो क्या होगा? जितने देर में आप एक पिज़्ज़ा निपटाओगे पता चलेगा वो 3 पिज़्ज़ा निपटा चुकी हैं। यानी यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो गई? बट गई, ठीक है। समय दोनों को तो बराबर लग रहा है, आपने भी आधे घंटे तक पिज़्ज़ा खाया, उन्होंने भी आधे घंटे तक खाया, लेकिन पता चला आधे घंटे में आप एक ही खा पाए और उन्होंने 3 पार्ट निपटा दिया। तो क्षमता बदल गई कि नहीं बदल गई? बताइए यहाँ पर, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है? तो एफिशिएंसी हमेशा एक तरीके से, जिस तरीके से आपका काम दो प्रकार का होता है, तो एफिशिएंसी भी हमारा दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और एक हमारा नेगेटिव, ठीक है। जैसे मानो जो पॉजिटिव काम करेगा उसकी क्षमता पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव काम करेगा उसकी क्षमता नेगेटिव है। क्या यहाँ से एक बात बताने की ज़रूरत है? सोचो, जो जितना ज़्यादा क्षमतावान होगा उसका समय क्या लगेगा? उतना कम, ठीक है। जैसे मानो मैं एक दिन में 10 खिलौने बना देता हूँ और मुझे 100 खिलौने बनाने हैं, ठीक है, यानी मुझे कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। लेकिन आप एक दिन में 2 खिलौने बना पाते हैं और आपको 100 खिलौने बनाने हैं, यानी आपको क्या लगेगा? तो 50 दिन लगने वाला है। तो हम यही बात आपसे कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसका समय क्या लगेगा? कम लगेगा। अब ये रिलेशन थोड़ा सा और प्यार से हम लोग पढ़ेंगे, और उसके लिए हमें उस फॉर्मूला को पढ़ने की आवश्यकता है। हमने कहा समय अलग होता है, वर्क अलग होता है, एफिशिएंसी अलग होता है, तो कोई एक चीज़ तो होगी जो तीनों को कनेक्ट करती होगी, वो इनका फॉर्मूला होता है। इनका फॉर्मूला क्या होता है? तो इनका फॉर्मूला आपको पढ़ना है कि मेरे भाई जो वर्क होता है ना, सॉरी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई होता है टोटल वर्क,
क्या हो जाता है, टोटल वर्क और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर टोटल टाइम। यानी हम क्या करते हैं, कुल कार्य को कुल समय के साथ भाग कर देंगे तो क्षमता निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे किसी भाई को यहाँ पर 100 खिलौने बनाने हैं और वो डेली का मात्र 10 खिलौने बना पाता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है उसको कितने दिन लगने वाले हैं, 10 दिन। या अगर हम बात करें कि किसी मेरे भाई को 100 खिलौने बनाने हैं और उसको बनाने में उसे 10 दिन लग गए, यानी वो एक दिन में कितना खिलौने बनाता है, तो 100/10 यानी एक दिन में वो 10 खिलौने बना पाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही बात कहा कि जो एफिशिएंसी होती है यानी जो हमारी क्षमता होती है, ठीक है, ये क्षमता हमारी बराबर होती है किसके, तो ये जो क्षमता होती है हमारे बराबर होती है कुल कार्य और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा कुल समय हो जाएगा। आप इस टॉपिक का नोट जो है ना वो या तो जब हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे और चैप्टर ख़त्म करने के बाद जब हम नोट्स देंगे तो आप उसको देखकर बना लीजिएगा, या फिर आप आराम से अभी मेरी चीज़ों को समझिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद दोबारा से रात में बैठकर आराम से एक बार वीडियो को आराम से देख के धीरे धीरे देख कर अपने नोट्स को बना पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर जो क्षमता है वो बराबर है किसके, तो कुल कार्य बटे कुल समय के। ठीक है, अब जैसे मानिए इसका एक बेसिक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो ए किसी काम को यहाँ पर जो है ए किसी काम को मान लीजिए कि यहाँ पर 10 दिनों में कर रहा है, लेकिन इसके करने के पहले आपको समझना पड़ेगा एलसीएम, कि हम एलसीएम कैसे निकालें। यहाँ पर किसी भी संख्या का एलसीएम बड़ा ज़रूरी है, एलसीएम सीखना, यानी लघुत्तम समावर्तक की हम एलसीएम कैसे निकालते हैं सवालों में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास काफ़ी सारी संख्या है, मैं आपको बोलूँ यहाँ पर कि 10 भी है और हमारा 20 भी है, आप बताओ कि इनका एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, लसा जिसको हिंदी में कहते हैं। पहली बात आप ये समझो कि एलसीएम होता क्या है और एलसीएम निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो यहाँ पर जो ये एलसीएम होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अगर हम बात करें कि एक संख्या 10 है और एक संख्या 20 है, इन दोनों का एलसीएम निकालिए, लघुत्तम समावर्तक निकालिए, तो यानी हम एक ऐसी संख्या को निकालने की बात करते हैं, ठीक है, जो मेरे भाई 10 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, यानी वो सबसे छोटी संख्या जो हमारा 10 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए वो क्या है, इसी को बोलते हैं हम एलसीएम। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर आप। उसी तरीके से कल के दिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सबसे छोटी संख्या बताओ जो 2, 3 और 4 से कट जाए, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अगर हम एलसीएम की बात करें यहाँ पर, तो एक मेथड होता है हमारा जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, मेथड का नाम रटना जरूरी नहीं है, आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ जाएंगे। और दूसरा हो जाता है हमारा कॉमन मेथड, जो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, जिसको आप स्मार्ट अप्रोच भी कह सकते हो कि सर यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाएंगे। समझ गए मेरी बात को आप। यहाँ पर पहला मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हो गया हमारा कॉमन मेथड। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए भी हम सीखेंगे, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद हम सीखेंगे 3 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे, ऐसे कर करके। तो ये 2 मेथड है। अब इन 2 मेथड में सबसे पहले हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला हम क्या सीखेंगे, तो हम सीखेंगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, बस हमें उससे फॉलो करना है। ठीक है, उन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम बड़े आराम से सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने आपको कहा कि फाइंड एलसीएम ऑफ 10 एंड 20। फाइंड एलसीएम ऑफ 10 एंड 20, 10 तथा 20 का लघुत्तम समावर्तक बताएं कि कितना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर 10 ले लेना है और यहाँ पर आपको क्या लेना है, 20 ले लेना है, कॉमा लगा के, और ऐसे लाइनें खींचते रहनी है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला इसका कानून होता है ना, नियम कानून, वो होता है स्टेप नंबर 1 कि आपको सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले भाग करना है। आपको क्या करना है, भाग करना है, लेकिन डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर। डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर। बड़े प्यारे प्यारे इसके नियम होते हैं, समझते चलिएगा। जैसे कोई बच्चा क्या करेगा, कोई बच्चा सोचेगा हम सबको 5 से भाग कर दें, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप इसे सबसे छोटी संख्या से
भाग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो दूसरा कानून ये भी होगा यहाँ पर इतना, बस यही दो कानून है और कोई कानून नहीं है, ठीक है। आप जिस संख्या से यहाँ भाग करेंगे ना, वो कम से कम दो संख्याओं को भाग करना चाहिए, कम से कम दो संख्याओं को भाग करना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि भाग तो करेंगे, लेकिन ये देखते हैं एक संख्या भाग हो रही है और दूसरी भाग नहीं हो रही है, तो हम वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। जिस नंबर से आप भाग कर रहे हैं वो कम से कम दो संख्याओं को भाग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जो नंबर भाग करता है उसे हम डिवाइजर बोलते हैं। तो डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर मस्ट डिवाइड एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट टू नंबर। डिवाइडर मस्ट डिवाइड एटलीस्ट टू नंबर्स, कम से कम ये दो संख्याओं को भाग जरूर करें। तो जैसे मानिए हमने यहाँ पर लिखा 10 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 होती है तो 2 से भाग लगाया, 2 से इसमें भाग लगाया कितनी बार में, 5 बार में, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और 2 से इसमें भाग लगाओगे तो 2 इसे 10 बार में काट देगा, फिर वापस से। तो हमने यहाँ पर पहला नियम पूरा किया कि डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या से भाग करो। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे मन में विचार आया कि अब हम वापस 2 से भाग करते हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से हमारा 10 तो कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। 2 से हमारा 10 तो कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। और नियम नंबर 2 में हमने क्या लिखा है, तो नियम नंबर 2 में मेरे भाई हमने एक छोटी सी बात लिखी है कि जिस भी संख्या से आप भाग करेंगे वो कम से कम दो संख्याओं को भाग करना चाहिए। अगर हम यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 10 को भाग कर रहा है, 5 को नहीं, इसीलिए हम 2 से भाग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ देखा कि हमने इसको 3 से भाग किया, ठीक है। एसएसपी जो भी नाम है आपका, यशविनी या जो भी है, जिनकी किताब नहीं पहुंची है, आप एक बार काम करो, अपना नंबर दो, मैं कुरियर वाले को आपका नंबर दे दूंगा, ठीक है, वो आपको फ़ोन कर लेगा। और बाकी मेरे भाई है ना, ये सब बुक नहीं पहुंची है, क्या है, इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करो, क्लास में है ना, यहाँ पर आके बीच में ये सब कमेंट मत किया करो कि नंबर नहीं पहुंचा, किताब नहीं पहुंची, या XYZ जो भी काम है। ठीक है, अभिषेक यादव, आपका कमेंट हमने सुन लिया है कि क्लास को 1 मिनट एक्स्ट्रा लाइव रहने देंगे ताकि क्लास बंद ना हो, ठीक है जी, समझ लीजिए। तो हमने यहाँ पर कहा कि अब हम इसमें किससे डिवाइड करेंगे, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं हो पाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं हो पाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों को नहीं कर पाएगा, यानी 5। 5 से इसको कितनी बार में किया, 1 बार में, और 5 से इसको कितनी बार में किया, 2 बार में। तो अब अगर हमें इनका एलसीएम लिखना है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर जो संख्या बच जाती है उन सबसे गुना कर देते हैं। लघुत्तम समावर्तक निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो क्या करेंगे, इधर जो संख्या बची है उससे गुना कर दिया, इधर जो संख्या बची है उससे गुना कर दिया। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 1 और 1 इंटू 2, यानी टोटल हो जाएगा हमारा 20। यानी हम दोस्त यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि 10 और 20 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, तो 20 होता है, ठीक है। 10 और 20 का जो लघुत्तम समावर्तक होता है वो कितना होता है, तो 20 होता है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आ जाइए। अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर मुझे यहाँ पर 15 का और मुझे 20 का एलसीएम निकालना पड़े तो यहाँ पर बताइए क्या होगा एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। 15 और 20 का मुझे बताइए यहाँ पर कि एलसीएम कितना होने वाला है, जल्दी से बताइए आप लोग। 15 और 20 का जो है एलसीएम कितना होगा, बताइए। बताइए जल्दी से कि एलसीएम कितना होगा, 15 और 20 का जो एलसीएम है लघुत्तम समावर्तक वो कितना होगा, बताइए। बहुत शानदार, बच्चे 60 60 60 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 30 भी बता रहे हैं। देखो असल में हमें करना क्या था, तो हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर 15 लिखेंगे और यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। देखो क्या ये संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है, तो बोलोगे नहीं सर 2 से नहीं डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 2 से 20 तो हो जाएगा लेकिन 15 नहीं होगा। और हम ऐसी संख्या को चूज करेंगे जो कम से कम दोनों को हमारा डिवाइड
कर पाए। उसके बाद हमने कहा कि देखो क्या ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो नहीं। 4 से होगी, नहीं। 5 से हो जाएगी। 5 से ये कितनी बार में होगी, 3 बार में। और 5 से ये कितनी बार में होगी, 4 बार में। तो यहाँ पर साफ तौर पर हम क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ चुका है। अब ये 3 और 4 कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो जब ऐसा बच जाए कि जब वो डिवाइड ही ना हो, तो उनको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 3 इंटू 4, 5 का 3 गुना 15 और 15 का 4 गुना 60, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है भाई, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। आ जाइए अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल का देखें, थोड़ा सा 3 संख्याओं का, कि हम 3 संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है एलसीएम ऑफ यहाँ पर, ठीक है, 10 हो गया, 12 हो गया और यहाँ पर 20 हो गया। मुझे बताइए इसका एलसीएम कितना होगा। 10, 12 और 20 कितना होगा, बताइए जल्दी से। हमने कहा सर देखो 10, 12, 20 का एलसीएम निकालना है ना, तो 10, 12, 20 का एलसीएम निकालना है तो वही मेथड रहेगा अपना। पहले हम 10 लिखेंगे, फिर हम 12 लिखेंगे, फिर हम 20 लिखेंगे। किससे डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। 2 से हमारा 10 भी कटेगा, 2 से हमारा 12 भी कटेगा, 2 से हमारा 20 भी कटेगा। ठीक है, 2 से आप 10 को कितनी बार में काट पाओगे, 5 बार में। 2 से आप 12 को कितनी बार में काट पाओगे, 6 बार में। 2 से आप 20 को कितनी बार में काट पाओगे, 10 बार में। अब फिर वापस से इसे डिवाइड करना है। मैंने कहा कि ऐसी संख्या को आपको यहाँ चूज करना है जो कम से कम 2 संख्याओं को तो भाग करे। जरूरी नहीं कि वो सबको भाग करे, लेकिन कम से कम 2 संख्याओं को भाग करे। अब उसके बाद वापस से हमने 2 को उठाया, क्यों, क्योंकि 2 हमारा 6 को भी भाग कर रही है और 2 हमारा 10 को भी भाग कर रही है, यानी कम से कम 2 संख्याओं को भाग कर रही है। 2 हमारा 5 को भाग कर पा रही है, काट पा रही है, नहीं। तो जब नहीं काट पा रही है तो उसको आप ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 हमारा 6 को कितनी बार में भाग कर पाएगी, 3 बार में। 2 हमारा 10 को कितनी बार में भाग कर पाएगी, 5 बार में। ठीक है मेरे भाई, अब आगे आ जाओ एक और पॉइंट। अब देखो यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जो कम से कम 2 संख्याओं को भाग कर पाएगी, तो बोलोगे सर 5। ठीक है, 5 हमारा 5 को कितनी बार में भाग कर पाई, 1 बार में। क्या 5 3 को काट पाएगी, नहीं, तो ऐसे रहने देंगे। क्या 5 5 को डिवाइड कर पाएगी, हाँ जी, 1 बार में कर पाएगी। तो बस यहाँ पर आप लिखिए कि जो आपका एलसीएम है वो कितना है, तो बोलेंगे सर एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो पहले 2 इंटू 2 इंटू 5 और नीचे हमारा कितना है, तो नीचे हमारा 3 है, तो हमने लिख दिया। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20 और 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी इनका एलसीएम कितने आने वाला है दोस्तों, तो इनका एलसीएम 60 आने वाला है। ठीक है, इनका लघुत्तम समावर्तक कितना हो गया, तो 60 हो गया। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा आपका यहाँ पर ऊपर लेवल का क्वेश्चन एक और। ठीक, हमने यहाँ पर कहा एलसीएम पता करिए, लेकिन एलसीएम कितने संख्याओं का पता करिए, तो बोला हमने 10, 12, ठीक है, 15 और यहाँ पर 20 का। ये 4 संख्या है, जल्दी से बताइए। एक सेकेंड, 10, 12, 15 और 30 का बता दीजिए कि यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, बताइए जल्दी से। बताइए, आंसर बताइए कितना आएगा। कितना आंसर आएगा, बताओ जल्दी से। 10, 12, 15, 30 कितना होगा। बोलोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4 संख्या 5 संख्या फर्क नहीं पड़ता है, सबको लिखेंगे। 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया और यहाँ पर 30 हो गया। सबसे छोटी संख्या जो कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड कर सके, क्या बोलेंगे सर, 2। 2 जो है हमारा यहाँ पर देखो कितनी बार में काटेगा, 5 बार में। 2 इसे कितनी बार में काटेगा, 6 बार में। क्या 2 15 को डिवाइड करेगा, नहीं। जब नहीं करेगा तो 15 को ऐसे रहने दो। 2 हमारा 30 को कितनी बार
बार में डिवाइड करेगा, 15 बार में रख दिया। उसके बाद यहाँ देखो, कोई मुन्ना गलती से फिर वापस से 2 से डिवाइड करेगा, तो देखो वो 2 से किसको किसको कर पाएगा, 5 को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, 15 को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, 15 को कर पाएगा, नहीं। हमें तो ऐसी संख्या चूज करनी है जो कम से कम 2 संख्याओं को काट पाए, यानी ये है ही नहीं संभव, ये नहीं है संभव, तो हमें दूसरा कौन सा संख्या चूज करना पड़ेगा, 3। 3 हमारा 5 को काटेगा, नहीं, तो ऐसे रहने दो। 3 हमारा 6 को कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। 3 15 को 5 बार में काटेगा, 3 15 को 5 बार में काटेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर वापस कौन सी संख्या है, 5। 5 इसे 1 बार में काट रहा है, 5 इसे 1 बार में काट रहा है, 5 इसे 1 बार में काट रहा है। तो फाइनली अगर हम बात करते हैं एलसीएम को लेकर, तो एलसीएम की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2। समझ गए मेरी बात को यहाँ, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60, यानी हमारा लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, सभी का आप लोगों का कमेंट दिख रहा है, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बड़े प्यार से आप लोग के कमेंट को हम देख पा रहे हैं। तो क्या था कि जैसे मान लीजिए कि एक तरीके से टाइम एंड वर्क पढ़ने के लिए एलसीएम कैसे निकाले, ये बड़ा ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं, एलसीएम ही नहीं निकाल पाते हैं, पता ही नहीं चलता लघुत्तम समावर्तक कैसे हो गया। तो यहाँ पर ये निकालना ज़रूरी था, ये अगर आप सीख लेते ना तो उसके बाद कोई दिक्कत की बात अब नहीं आएगी। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, अब आप इस बात को समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का क्या होगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क में। मान लीजिए ए किसी काम को मेरे भाई यहाँ पर 10 दिनों में कर रहा है, और बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है यहाँ पर, तो मान लीजिए 20 दिनों में कर रहा है। तो हमसे पूछा गया कि वो मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। हमने कहा देखो इस सवाल को लिखने का तरीका है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। टाइम एंड वर्क का जो एक रूपरेखा होता है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है। हालांकि मेथड नंबर 2 अभी मैंने नहीं बताया, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बताया है, अभी सिर्फ मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बताया है। कॉमन मेथड मैं आपको आगे चल के बताऊंगा बीच बीच में कि कॉमन मेथड निकालते कैसे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम एंड वर्क का स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरा बढ़िया तरीके से पोस्टमार्टम करके लिखेंगे। तो यहाँ पर ए है और ये बी है। यहाँ पर क्या करते हैं, 10 और 20 का हम एलसीएम लेते हैं। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाता है, 20। अभी आप लोगों ने निकाला था, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अब उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद इस 20 को डिवाइड कर दीजिए 10 से। तो 20 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद इस 20 को डिवाइड कर दीजिए किससे, तो 20 से, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। अब ये आप क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैसे कैसे, किसका मान क्या क्या होगा, क्या किसको सिंबलाइज करेगा, कैसे पता हमें। हमने आपको वही बात समझाया। देखो यहाँ पर जो 10 और 20 लिखते हो ना आप, ये आपका हो जाता है टाइम। समझ गए मेरी बात को, कि कौन सा व्यक्ति कितने दिनों में किस काम को खत्म करता है। यहाँ जो आप यहाँ 20 लिखते हो ना, ये आपका हो जाता है वर्क। वर्क का मतलब क्या हो गया, कार्य आपका यहाँ पे, कि आपको असल में कितना कार्य करना है। क्योंकि कहीं पर भी एग्जामिनर आपको नहीं देगा कि काम कितना है, आपको खुद से अपना कार्य मानना पड़ेगा कि हाँ भाई साहब मेरा काम इतना है। जैसे मेरे पास 20 यूनिट का काम पड़ा हुआ है, और ये जो 2 और 1 हो जाती है ना, इसको हम कहते हैं दोस्त यहाँ पर एफिशिएंसी यानी क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एफिशिएंसी यानी क्षमता कहते हैं। इसीलिए आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है तो वर्क को टाइम के साथ डिवाइड कर दो। मैंने आपको सिखाया था फॉर्मूला, अभी मैंने क्या कहा था कि एफिशिएंसी निकालना है तो वर्क को टाइम के साथ डिवाइड करो। 20 को 10 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, 20 को 20 से डिवाइड करो 1 आएगा। ये बातें आपका कहना क्या चाहता है मेरे भाई, यहाँ पर ये बात कहना चाहता है कि देखो अगर कोई व्यक्ति 10 दिनों में काम को ख़त्म कर रहा है, ठीक है, यानी वो रोज़ 2 यूनिट काम कर रहा है और इस हिसाब से वो 20 यूनिट काम कर पा रहा है। कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर कि कोई व्यक्ति 20 दिनों में काम कर रहा है, यानी वो रोज का रोज कितना काम कर रहा है, तो 1 यूनिट काम कर रहा है, जिसके कारण वो यहाँ 20 यूनिट काम कर पा रहा है। तो ऐसे सवाल में पूछा जाता है कि बताइए ए और बी ने मिलकर कितने देर में काम किया। तो जिस तरीके से आपने बच्चे फॉर्मूला पढ़ा था, और फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के। तो कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर हम टाइम को भेज दें
ठीक है, वर्क अपने स्थान पर रहे। तो बताओ, टाइम को हमने यहाँ भेज दिया और एफिशिएंसी को हमने नीचे भेज दिया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कितना समय लगेगा तो पता चलेगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यानी हमें यहाँ पता करना है कि ए और बी को उस कार्य को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। यानी यहाँ बोलेंगे जितना भी काम है और डिवाइडेड बाई जो लोग यहाँ पर काम करेंगे हम उन्हीं के क्षमता के साथ भाग करेंगे। अगर अकेला ए करेगा तो ए की एफिशिएंसी से भाग कर देना, बी का पता करना हो बी से भाग कर देना, और ए और बी का पता करना हो तो ए और बी से भाग करना। काम हमारे पास कितना है तो बोलोगे सर 20 यूनिट है। और कौन करेगा? ए और बी। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो इसको 2 + 1 यानी यहाँ पर 3 से भाग करना है। तो आंसर हमारा 20/3 डेज आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 20/3 डेज हो जाएगा। एक बच्चा का 6 होल, अच्छा 6 होल 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, हमको लगा कि 62/3 बोला गया है। तो आप मेरी बात को समझ गए यहाँ पर कि जो आपको यहाँ टाइम निकालना था वो आपका कितना आ गया? तो टाइम आपका 20/3 आ गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ठीक है, ये पूरा रूपरेखा समझ में आ गया, ये टाइम होता है, एफिशिएंसी होता है, सब कुछ होता है, क्या इसका हम शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं? क्या कोई फॉर्मूला होता है? तो हाँ मेरे भाई, बिल्कुल फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपके लिए 2 फॉर्मूला थे यहाँ पर। तो फॉर 2 वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपसे कहा, फॉर 2 वेरिएबल हमारे पास एक स्मार्ट अप्रोच होता है। वो क्या होता है? जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ए ने कितने दिन में काम को ख़त्म किया, ए ने आपका काम 10 दिन में ख़त्म किया, और मान लीजिए बी ने आपका काम कितने दिनों में ख़त्म किया? 20 दिनों में। तो टाइम टेकन बाई ए बराबर टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर, आप ऐसा कह सकते हो कि सर यहाँ पर ए के टाइम को बी के टाइम के साथ गुना कर दो और फिर यहाँ पर दोनों को जोड़ दो, सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा। ये क्या था सर? तो ये हमारा एक स्मार्ट अप्रोच था, ये हमारा एक फॉर्मूला था, ट्रिक था। यानी ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। और उसके बाद हम क्या करेंगे? ए और बी को जोड़ देंगे, यानी यहाँ 10 और 20 को हम जोड़ देंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो 2 हो गया, 1010 यानी 200, और बट्टे में 20 और 10 कितना हो गया? 30 हो गया। अगर हम काटेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20/3 डेज। ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो जब भी सवाल में ऐसा दिया हो कि हाँ ए किसी काम को फलाने दिन में करता है, बी किसी काम को फलाने दिन में करता है, वो लोग मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो आप इस मेथड से चले जाइए और एक आप डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करके सवालों को बना लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ए बी अपॉन कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। विक्रम कुमार, आपका फॉर्मूला बच्चे गलत है, 2ab नहीं होता है, ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एवरेज स्पीड आप नहीं निकाल रहे हैं, 2ab अपॉन ए प्लस बी करेंगे नहीं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को आप? यहाँ पे अब कुछ सवालों के आप लोग मुझे आंसर दो। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर ए किसी काम को यहाँ पर मान लीजिए 15 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को यहाँ 20 दिनों में कर रहा है, तो बताइए उसी काम को करने में ए प्लस बी को कितना समय लगेगा? ये आपका पहला सवाल है। फिर उसके बाद आपका दूसरा सवाल, अगर ए किसी काम को मान लीजिए 12 दिनों में करता है, बी किसी काम को मान लीजिए 20 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर उस समय को कितना दिन में ख़त्म करेंगे? बताइए जल्दी से। ठीक है, आप लोगों को किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो आपका इंक्वायरी नंबर ये रहा 8506003399। आप इस पर संपर्क करेंगे। ठीक है, कि बैच मोबाइल में चलेगा, लैपटॉप में चलेगा, क्या चलेगा, कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे एडमिशन ले पाएंगे, क्या फ़ीस रहेगी, किस तरीके से है, क्या है, सारी बातें आप इस पे कर लेना मेरे दोस्त, मुझे पढ़ा लेने दो। ठीक है, बड़ी मुश्किल से हमारे पास 1 घंटे हैं यहाँ पर, और उस 1 घंटे में अगर हम इन फालतू की पंचायत में लगे रहें तो बड़ा समय हमारा वेस्ट चला जाएगा। जिस भी तरह की आपकी इंक्वायरी है, हमारी टीम पूरी आपकी सेवा में हाजिर है, तो आप उस पर बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। आपने कहा सर अभी हमने पढ़ा है 2 तरीके से, एक तो हम एलसीएम मेथड जानते हैं और एक फार्मूला जानते हैं, हम दोनों से निकाल सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा एलसीएम मेथड सिखाने पे जोर करूँगा, क्योंकि हमें पूरा का पूरा यहाँ पर एक तरीके से उसी मेथड से हमारा यूज़ करके सवाल बनना है। हमने कहा 15 और 20, 15 और 20 का एलसीएम लीजिए कितना आएगा? तो आपने कहा सर आपने अभी सिखाया था 15 और 20 का एलसीएम लेते कैसे हैं बताइए? तो पता है ना 15-20 का एलसीएम कैसे लेते हैं? क्या 2 दोनों को डिवाइड कर पाएगा? नहीं। 3 कर पाएगा? नहीं। तो पहले 5 से किया,
5 इसको 3 बार में काटा, 5 इसको 4 बार में काटा, तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो 5 इंटू यहाँ 3 और इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 4 60, यानी एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस 60 को जब हम 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और 60 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला 60 क्या होता है, तो वर्क होता है, ये 4 और 3 क्या होता है, तो एफिशिएंसी होता है। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ, बोलोगे नहीं सर। वर्क हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 60, और एफिशिएंसी कितना है, तो 4 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 7, यानी करेक्ट आंसर 60/7 आएगा। ये हमारा सही उत्तर है। कितना आएगा मेरे भाई, 60/7, 60/7। तो पहले वाले का आंसर यहाँ कितना होगा, 60/7 इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए दूसरे वाले का आंसर निकालते हैं। दूसरे वाले का आंसर हमारा कितना आएगा, हमने कहा देखो 12 है और 20 है, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा बताओ। वापस आपको सिखाया एलसीएम निकालना, कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ 12 लिख दीजिए, यहाँ 20 लिख दीजिए, डिवाइड करिए। 2 से काटिएगा तो 6 बार में, 2 से काटिएगा तो 10 बार में, 2 से काटिएगा तो 3 बार में, और 2 से काटिएगा तो 5 बार में। तो जो हमारा एलसीएम आएगा सर वो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है, तो 60 आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जब 60 को आप 12 से डिवाइड करोगे, आप जब 60 को 12 से डिवाइड करोगे कितनी बार में काटेगा, 5 बार में। 12 का तो पहाड़ा याद होगा आपको। 60 को 12 से भाग करने पे 5 आएगा, 60 को 20 से भाग करने पे 3 आएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर जो हमें टाइम बताना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है मेरे भाई। तो बोलोगे हाँ सर। वर्क हमारा कितना है, तो 60 है, और एफिशिएंसी हमारी 5 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कटेगा तो काट देना, जैसे 2 से अगर आप काटोगे, ठीक है, आप 4 से सीधा काट सकते हो। 4 से ऊपर वाला कटेगा 15 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 15/2 डेज इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही उत्तर है। समझ गए। अभी हम आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी कराएंगे, सारे के सारे कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं सीधा का सीधा सवालों का। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सीपीयू का पूछा गया है, बताइए आंसर कितना होगा। बताइए। सबसे पहला सवाल यहाँ पर कहा गया है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ काम को खत्म कर पाएंगे। एक बच्चा कह रहा है नेट ज़्यादा खत्म हो रहा है, तो क्वालिटी कम करके देख लीजिए, ठीक है। हाई क्वालिटी में वीडियो देखेंगे तो नेट तो जाएगा ना। आ जाइए, तो सवाल में हमने यहाँ पर कहा है कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो बी उसी काम को 18 दिनों में कर रहा है। हमें बताना है, तो सबसे पहले 12 और 18 का क्या करेंगे, देखो ये हमारा मेथड नंबर 1 है, ठीक है। हमने कहा यहाँ 12 18 का एलसीएम लेते हैं, 12 का और 18 का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। हमने काटा 2 से कितनी बार में, 6 बार में, और 2 से कितनी बार में, तो 9 बार में। अगली संख्या जो इनको काट पाएगी वो कौन सी संख्या होगी, अगली संख्या 3 होगी जो काट पाएगी, क्योंकि 2 तो इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, तो नहीं ले सकते हैं। 3 से ये 2 बार में कटेगा, 3 से ये 3 बार में कटेगा। तो जो हम यहाँ एलसीएम लेंगे वो क्या हो जाएगा, तो जो हम यहाँ एलसीएम लेंगे 2 × 3, 2 × 3 हो गया, और फिर नीचे जो बचा उसको भी यहाँ पर ले लो लपेटे में। तो बोलोगे सर देखो 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 36। यानी यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 12 18 का एलसीएम हमारा आ जाएगा दोस्तों 36। 36 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा,
36 को जब 18 से भाग करेंगे 2 आएगा। तो जो आपका टाइम टेकन बाई ए प्लस बी होगा वो कितना हो जाएगा? तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम आपका कितना है? तो 36 है। और समय आप कितना, एफिशिएंसी कितना है? 3 और 2 5 है। लेकिन जब आप ऐसा ऑप्शन में खोजेंगे तो आपको ऑप्शन में यहाँ मिलेगा ही नहीं कि 36/5 कहाँ दिया गया है। तो मेरे भाई दिया गया है, और इसको लिखने का भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है वो समझिए। ठीक है, आप यहाँ 36/5 लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर डिवीजन का भी एक नियम समझिए कि डिवीजन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या 36/5 लिखी गई है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं ये समझो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस 36 को हम किससे भाग दे रहे हैं? 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 5 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में? 7 बार में। कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। और हमारा रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है, आपको पता है कि जो यहाँ पर जो संख्या से हम भाग करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, यानी ये क्या होता है? भाजक होता है। ठीक है, हिंदी में पढ़ा होगा आपने, क्या होता है मेरे भाई? भाजक होता है। ठीक है, यहाँ पर जितनी बार में डिवाइड होता है इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। क्या कहते हैं मेरे भाई? यहाँ पर क्वोशिएंट कहते हैं। हिंदी में यहाँ पर अगर बात करें तो भागफल। ठीक, चलो, नीचे जो बच जाता है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं रिमाइंडर, यानी शेषफल होता है। क्या हो जाता है दोस्त? यहाँ पे शेषफल हो जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि संबंध हम लिखते कैसे हैं, क्या होता है हर एक बात को। ये हमारा डिविडेंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब जैसे मुझे लिखना है कि असल में इस संख्या का जो 36/5 है मान कितना होगा, तो यहाँ पर आप देखो 5 ने इसको कितनी बार में भाग किया है? 7 बार में। तो 7 को यहाँ बीच में लिखोगे। 5 ने जब इसको भाग किया तो शेषफल कितना बचा? 1। तो जो बचा उसको ऊपर लिखोगे। और किससे भाग किया था? 5 से, यानी 5 नीचे लिखोगे। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन को तोड़ते हैं तो ये जो 7 होता है, ये हमारा 7 क्या है? तो क्वोशिएंट है। तो क्वोशिएंट को बीच में लिखिए, भागफल को बीच में लिखिए, रिमाइंडर को हमेशा टॉप में लिखिए, और डिवाइज़र को हमेशा नीचे लिखिए। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख पाएंगे मेरे भाई। समझ गए मेरी बात को? बहुत ज़रूरी होता है लिखना, बच्चों को पता ही नहीं होता कि कैसे फ्रैक्शन को तोड़ना है, तो ये सबसे बड़ी एक दिक्कत आ जाती है। तो 36 को 5 से भाग करने पे 7 सही 1/5 आएगा। अब थोड़ा सा एक आधा एग्जाम्पल आप मुझे बता दो कि अगर मैं कल के दिन 63 को यहाँ पर भाग कर दूँ किसके साथ? 5 के साथ, तो इसको हम फ्रैक्शन में कितने के बराबर लिखेंगे? बताइए जल्दी से। उसके बाद अगर मान लीजिए कल के दिन हम 37 को भाग कर रहे हैं 4 के साथ, तो ये फ्रैक्शन में कितना आएगा? बट्टे में कितना आएगा? बताइए। ठीक है, मजा आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ थोड़ा। ऐसे मत समझो कि यार सर इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो इतना ही बेसिक से हमेशा पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गाड़ी यहीं रुकने वाली है। यहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है और जाएगी बड़ी टॉप तक, हाई लेवल तक लेके जाएंगे आपको। आप सेशन के आखिरी दिन बताना कि आपको मजा आया कि नहीं है। आखिरी दिन आप चीज़ों को जज करना, पहली क्लास से कभी कुछ भी जज नहीं किया जा सकता है। यूट्यूब पर मैं जीवन में कभी इतने बेसिक में नहीं जाता, क्योंकि यूट्यूब एक प्रैक्टिस सेशन है। वहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं, कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, इतनी गहराइयों तक, इतनी डेप्थ तक नहीं जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन एक अलग प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा बिगनर है, फ्रेशर है, एकदम नया नया है, जिसने अभी तैयारी नहीं की है, अगर वो ये सोचे कि यूट्यूब के माध्यम से हम सिलेक्शन ले पाएंगे, फ्रेशर स्टूडेंट, तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट वहाँ से नहीं सीख सकता जो एक चैप्टर में होते हैं। उसको सीखने के लिए एप्लीकेशन पर पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वहीं पर बच्चा बहुत शानदार है, होशियार है, जिसने पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत उसका चैप्टर क्लियर है, तो वो मेरे भाई बड़े आराम से क्या कर सकता है? तो बड़े आराम से यूट्यूब के सेशंस को लेकर वहाँ से पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, वहाँ से अपना रिवीजन कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब आपको कंप्लीट मैथ सीखना है तो आप एप्लीकेशन से ही पढ़िए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हीरो लेवल तक जाएंगे। तो हमने कहा 63 को 5 से भाग करना है, तो हमने यहाँ पर 63 को 5 से भाग किया। 5 से भाग किया तो एक बार में हमारा 5 आ गया, फिर 1 और 3 13 हो गया, फिर 5 से 2 बार में किया तो कितना आ गया? 10 आ गया, बचा कितना? 3। हमने कहा कि देखो जो हमारा भागफल आता है वो कहाँ रहेगा? तो बीच में रहेगा। ठीक है, क्वोशिएंट हमारा कहाँ रहेगा? बीच में। जो रिमाइंडर आ गया वो कहाँ रहेगा? टॉप में। और जिससे डिवाइड किया था वो रहेगा बॉटम में, यानी 12 सही 3/5।
कितना हो जाएगा 12 सही 3/5। अब आ जाइए 37 को 4 से भाग करना है। तो सेम तरीके से हमने कहा कि 37 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से 9 बार में काटा तो कितना आ गया 36 आ गया, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 1। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो जो हमारा डिविडेंड है, सॉरी जो हमारा क्वोशंट है रहेगा बीच में, जो हमारा रिमाइंडर है वो रहेगा टॉप में, और जिससे डिवाइड किया वो रहेगा बॉटम में। 9 सही 1/4। बूझे कि नहीं बूझे बताइए जल्दी से, बूझ गए? चलिए, तो अब जो सवाल हमने यहाँ पर छोड़ा था 36 को 5 के साथ, तो आपको क्या करना था? आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ बोलते सर 36 को जब हम 5 के साथ भाग किए तो 5 का 7 गुना 35 होता है, कितना बच गया 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 को बीच में, 1 जो बच गया उसको टॉप में, और जिससे डिवाइड किया था इतना, यानी 7 होल 1/5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को आप यहाँ पे? तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है, पहला क्वेश्चन था, पूरा निचोड़ कर पढ़ा हमने इसमें कि किस चीज़ का क्या महत्व होता है, कैसे सवाल को बनाते हैं, कैसे क्या क्या होता है, इसका कंसेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चीज़ों को एज इट इज़ रटेंगे ना तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हमें रटना नहीं है, हमें समझना था कि 12 है 18 है तो 36 आया, ये इनकी एफिशिएंसी कहलाती है, ये इनका वर्क कहलाता है। यहाँ पर टाइम निकालना होता है तो वर्क को एफिशिएंसी से भाग करते हैं, फिर इस भाग को भी हमें कैसे लिखना होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहली क्लास में ही अगर समझ में नहीं आई तो आगे चलकर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। रटता तो हर कोई है यार, किताब में सॉल्यूशन दिया है देख के रट लो ना, ठीक है। हमारी आवश्यकता आपको क्यों है? इसीलिए ताकि हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ, समझा पाएँ, बता पाएँ। नहीं तो पता चलेगा हमारा पूरा चैप्टर पढ़ लिए, पूरा सेशन लगा लिए और उसके बाद भी नया सवाल दिया जाए तो आपसे यहाँ बन ही नहीं रहा है। आज के समय बच्चों की दिक्कत भी तो यही है, कोचिंग ले लेते हैं अलग अलग जगह से, लेकिन नए सवाल में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को रटा है, समझानी है। आपको रटने पर फोकस नहीं करना, समझने पर फोकस करना है। अब बात करते हैं इसका मेथड नंबर 2 की। क्या इसको मेथड नंबर 2 से बनाया जा सकता था? तो जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता था। ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में। और बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिन में। बोला गया है कि दोनों मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने कहा देखो, अगर दोनों का समय निकालना चाहते हो तो सीधी सी बात है, ए कितना दिन समय ले रहा है? 12, और बी कितना दिन ले रहा है? तो 18। पहले क्या करो, दोनों को गुना कर दो, और फिर मेरे भाई क्या करो, फिर दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा 12 × 18, ठीक है, और 12 + 18 कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 से काटा 2 बार में, 6 से काटा 5 बार में, ठीक है, यानी ओवरऑल यहाँ कितना हो गया? तो 36/5 हो गया। और अभी मैंने कहा था कि 36 को 5 से भाग करने पर क्या आता है? 7 सही 1/5 आता है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। आ जाइए सवाल नंबर 2 पे आ जाइए। समझ गए ना आप इस बात को? फॉर्मूला इस्तेमाल किया, a × b डिवाइडेड बाई a + b, आराम से लिखा, 36/5 इसको डिवाइड करके हमने आंसर अपना दे दिया है। सर आपसे पढ़ेंगे तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। चलिए, बहुत शानदार। क्लास का पीडीएफ मिलेगा। आज की क्लास का ऐसे पीडीएफ नहीं मिलेगा, मैं आपको डेली पीडीएफ नहीं दूंगा। कोई चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसके नोट्स आपको मिलेंगे। ऐसे तो हम एक एक क्लासेस, एक एक, जैसे अब टाइम एंड वर्क ही है, अब टाइम एंड वर्क का मैं आपको 15 क्लास लगाऊंगा, तो मैं 15 पीडीएफ आपको थोड़ी दूंगा मेरे भाई, पूरे चैप्टर का इकट्ठा आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, आइए दूसरा वाला सवाल देखते हैं। सबसे पहले कौन आंसर देता है बताइए। आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। वो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आदित्य कितने दिनों में करेगा? 24 दिन में। रमन कितने दिनों में करेगा? 45 दिन में। दोनों मिलकर यहाँ पर कितने दिनों में करेंगे? आप बोलोगे सर अभी पढ़े थे यहाँ पे, ठीक है, कि टाइम टेकन बाई आदित्य प्लस रमन बराबर, आदित्य कितना समय ले रहा है सर? तो 24 दिन। और रमन कितना समय ले रहा है सर? 45 दिन। तो पहले दोनों को गुना कर दिया और फिर नीचे क्या कर दिया? दोनों को हमने जोड़ दिया सर। ठीक है, अब अगर देखिए तो ऊपर आ जाएगा 24 × 45। मत मल्टीप्लाई करना, रहने देना, क्योंकि काटने में आसानी होगी। और यहाँ दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 69। 5 और 4 9, 4 और 2 6। अब यहाँ कट्टम कुटाई करो, काटो, देखो किससे काटा जा सकता है। 3 से काटोगे जैसे तो कितनी बार में कटेगा? 3 से काटोगे तो 23 बार में कटेगा, और 3 से काटोगे तो मेरे भाई 8 बार में कटेगा। अब यहाँ गुना करो,
ठीक है। अब यहाँ जैसे गुना करना है 8 को 45 के साथ, बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है। नहीं डरना यार, आसानी से गुना कर सकते हो। 8 का 5 गुना 40, 40 का 0 लिख दो, हाथ में रखो 4 अपने। 8 का 4 गुना 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 36। इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 23 के साथ। अब मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि देखो आंसर कितना आना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है बताओ, 360/23 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, एकदम कह ढा रहे हैं आप लोग। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको काफ़ी नया कंसेप्ट सिखाने के लिए है यहाँ पे। जैसे यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो कहा गया है ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ अ टास्क इन 4 days. B can do 1/6 part of a task in 5 days. If they work together, how many tasks can be completed? How many days can this task be completed? प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी में समझिए। ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 1/6 भाग, ठीक है, 1/6वां भाग, 1/6 भाग, यहाँ पर हिंदी में मिसिंग है एक डेटा, वो लिख लीजिए। 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। अब कुछ सवाल आपका ऐसे भी होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिया जाएगा कि कौन उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है। जैसे इस सवाल में देखिए, ऐसा कहा ही नहीं गया कि ए पूरे कार्य को कितने दिनों में कर रहा है। यहाँ पर उसी तरीके से बी की बात करें यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कहा गया कि बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है। ये बोला गया है कि हाँ ए उस काम का आधा भाग या एक दूसरा भाग या 1/3 भाग करता है। तो जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मान लीजिए कि मैं इस आधे कमरे को 10 दिनों में बना रहा हूँ, तो मुझे बताइए मैं इस पूरे कमरे को कितने दिनों में बनाऊंगा, बताइए। तो बोलेंगे सर आप आधे कमरे को 10 दिनों में बना रहे हो, तो पूरे कमरे को 20 दिन में बनाओगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कि मैं इस कमरे का 1/3 भाग, 3 भाग में सिर्फ एक भाग बना रहा हूँ और उस एक भाग को बनाने में मुझे 10 दिन लग रहा है, तो मुझे पूरे कमरे को बनाने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। यानी 1/3 काम करने में 10 दिन, तो टोटल काम करने में 30 दिन। तो ये हम कैलकुलेट कैसे कर पा रहे हैं, क्या हमारा लॉजिक चल रहा है, वो हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे आप क्वेश्चन देखें यहाँ पे, जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ बोलता हूँ कि ए जो है यहाँ पर, ठीक है, ए जो है मेरे भाई आधा भाग, यानी 1/2 पार्ट जो है यहाँ पर, आधा भाग कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, अगर यहाँ पे 10 दिनों में ख़त्म कर रहा है, तो यहाँ पर वो टोटल पार्ट कितने दिनों में ख़त्म करेगा अगर पूछा जाए। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पर बस है ना, यहाँ पर टोटल काम जो होता है हमेशा 1 यूनिट होता है, अपने मन में इस बात को ध्यान रखेंगे। टोटल काम हमेशा 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट होता है तो हम यहाँ कितना रखेंगे, यहाँ पर 1, और जो ये नीचे का 2 है ना, ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 दिन। यानी यहाँ पर अगर हम बात बोलेंगे तो ये जो पूरा का पूरा एक भाग है, एक भाग का मतलब टोटल भाग, यानी यहाँ पर 1 रखेंगे तो बस 1, एक भाग कितने दिनों में करेगा, तो 20 दिन में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा, कुल कार्य कितना होता है, तो कुल कार्य हमारा 1 यूनिट होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से, कल के दिन मानो यहाँ पर ऐसा आ जाए सवाल में कि ए किसी काम का यहाँ पर 1/3 भाग कितना हो जाए, 1/3 भाग, यहाँ पर 1/3 भाग कितने दिनों में किया है, मान लो यहाँ 12 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल का मतलब कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 भाग होता है, कितना होता है सर, 1 भाग होता है, ठीक है। तो 1 भाग होता है, तो अगर यहाँ 1 रखना है तो ये 3 इस 12 के साथ गुना हो जाएगा, ये जाके इसके साथ लपेटे में गुना हो जाएगा कि नहीं। तो बोलोगे सर 3 × 12 यानी कितना दिन हो जाएगा सर, 36 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 36 दिन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को आप यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने मान लीजिए कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि ए किसी काम का यहाँ पर 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, तो 2/5 भाग मान लीजिए 10 दिनों में ख़त्म करता है, तो पूरा का पूरा भाग कितने दिनों में ख़त्म करेगा, टोटल वर्क में उसे कितना समय लगेगा, बताओ यहाँ पे, टोटल वर्क में उसे कितना समय लगेगा।
टोटल वर्क में कितना समय लगेगा। अब आप बोलोगे सर देखो ये टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क का मतलब होता है 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर टोटल वर्क लिखना है ना, तो आप यहाँ पर यहाँ 1 यूनिट बनाइए। 1 यूनिट बनाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, आपको इसके पास से इसका सब कुछ छीन लेना पड़ेगा। ना इसके पास 2 रहना चाहिए, ना इसके पास 5 रहना चाहिए, सब छीन लो सर। मैंने कहा कैसे छीनेंगे, आपने कहा यहाँ 10 लिख दीजिए, ठीक है। ये जो बंदा 5 नीचे डिनोमिनेटर में है, जब ये उधर जाएगा, जैसे मानो इसके बीच में इक्वल है, तो मानो जब ये इधर जाएगा इक्वल के, तो ये ऊपर जाके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। और जब ये 2 है ना यहाँ पे, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। तो बस मेरे भाई, जब आपने इस व्यक्ति से इसका सारा कुछ छीन लिया तो ये अकेला बच गया। और इस अकेले का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2 इंटू 5, ठीक है। और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 25 दिन, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सवाल में पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा भी गया दोस्त मेरे, कि अगर 2/5 भाग को करने में 10 दिन लगता है तो टोटल भाग को करने में कितना लगेगा, 25 दिन। एक क्वेश्चन और आप मुझे बता दीजिए इसी आधार पर। बोला गया कि x, ठीक है, x किसी काम का एक तरीके से 3/7 भाग, ठीक है, 3/7 भाग मेरे भैया यहाँ पर कितने दिनों में कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 30 दिनों में कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि टोटल काम को करने में उन्हें कितना समय लगेगा, टोटल काम को करने में उन्हें कितना समय लगेगा बताइए। बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन, मुझे यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 30 है, ठीक है, ये 7 इधर डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और वहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। 3 से हम काटेंगे 10 बार में, 10 इंटू 7 हमारा 70 आ जाएगा। सही उत्तर हमारा कितना होगा, 70 होगा सर। सही उत्तर कितना होगा, तो 70 होगा, ठीक है। अब इसका हम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं अपने सवाल में, जो सवाल हमें दिया गया था वहां पर हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है सर, हम समझते हैं यहाँ पर कि हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था कि 1/5 पार्ट इन 4 डेज, यानी यहाँ पर कहा गया था कि ए जो है यहाँ पर 1/5 पार्ट, 1/5 पार्ट कितने दिनों में करता है, तो 1/5 पार्ट मेरे भाई यहाँ पर 4 डेज में करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये पता करो कि ए को समय कितना लगेगा, यानी ए को 1 पार्ट करने में कितना समय लगेगा। तो बोलोगे 5 इंटू 4, यानी कितना दिन हो जाएगा सर, 20 डेज हो जाएगा। समझ गए, यानी ए का पूरा समय आ गया और कितना आ गया, 20 दिन आ गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर बी का भी देखो, बी का क्या कहा गया है दोस्तों, तो बोला गया बी जो है 1/6 पार्ट को कितने दिनों में करता है, 5 डेज में। कितना करता है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 1/6 पार्ट को करता है कितने दिनों में, तो 1/6 पार्ट को यहाँ पर करता है 5 डेज में। तो हमने यहाँ पर यही बात कहा कि ये पूरा का पूरा 1 पार्ट कितने दिनों में करेगा, तो बोलोगे सर पूरा का पूरा 1 पार्ट यहाँ करेगा 6 इंटू 5 यानी 30 डेज में। समझ गए मेरी बात को, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ए अकेले उस काम को करे तो 20 दिन लगेगा, बी अकेले उस काम को करे तो 30 दिन लगेगा। सवाल में क्या कहा गया है, ठीक है, सवाल में क्या कहा गया, तो बोला गया इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज कैन दिस काम बी कंप्लीटेड। यदि वो दोनों लड़ाई झगड़ा छोड़ के प्यार मोहब्बत से जीवन में साथ साथ चलें और साथ साथ उस काम को करें, तो बताओ कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। आप बोलोगे सर 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इनका एलसीएम ले लो, और नहीं तो आप इसका जो है डायरेक्ट यूज़ कर लो फॉर्मूला से। तो आप बोलोगे सर टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर, आप बताओ ए अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 20 दिन में, बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में। तो 20 इंटू 30 बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा सर 20 प्लस 30, ठीक है। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, देखो यहाँ पर आप रहने दो, यहाँ 20 इंटू 30 रहने दो, मत मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। 20 और 30 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। 0 से 0 खत्म, 5 से 4 बार में, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। बताइए, तो बन गया सवाल सीपीओ का कि नहीं बना, बताइए। तो चीज़ें जो हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए।
हमने कहा ना, प्रतिशत का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, कहीं पर भी आपको परसेंटेज का कोई यूज़ यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि परसेंटेज आना चाहिए तभी टाइम एंड वर्क इंसान समझ पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के अपने अपने कंसेप्ट हैं। जैसे एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री अलग है, ज्योमेट्री अलग है, अलजेब्रा अलग है। क्योंकि अगर ऐसा होता मेरे भाई तो यहाँ पर तो फिर एक बच्चा पहले क्या करता, पहले हमेशा परसेंटेज को ही पढ़ता फिर बाकी चीज़ों को पढ़ता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, सबका अलग अलग संबंध है, सबका अलग अलग एक तरीके से रिलेशन है, हर चैप्टर अपने आप में अलग है। ठीक है, अब हम ही को देख लीजिए, जब हमने सबसे पहले शुरुआत की थी हमने रेशियो से शुरुआत की थी, सबसे पहला टॉपिक हमने रेशियो पढ़ा था, बड़ा मज़ा आया था हमें। ठीक है, जीएस में क्या कोई रिलेशन होता है कि हिस्ट्री में पहले सोलर सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद ही हम यहाँ पर कुछ और पढ़ेंगे? नहीं होता, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, सबके अपने अपने महत्व होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बन गया आपको। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से एक अलग ही रिलेशन है, एक अलग ही यहाँ पर एक तरीके से बात है। लेकिन उसके पहले हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये दे रहे हैं, समझिएगा। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, ए जो है हाफ पार्ट को कर रहा है, और हाफ पार्ट को वो कितने दिनों में कर रहा है? तो 16 दिनों में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बी है ना मेरा भाई, बी यहाँ पर 1/3 पार्ट कह लो, या ऐसे कह लो बी जो है 2/5 पार्ट को कर रहा है। और 2/5 पार्ट को आप यहाँ पर कर रहे हो तो कितने दिनों में? 20 डेज में कर रहे हो। मेरा सिंपल सा सवाल यहाँ पर यह है कि यदि उस काम को A+B करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? बताओ, कितने दिन में करोगे? बताओ क्या होगा आंसर? क्या आएगा आंसर, बताइए। बहुत शानदार। आप बोलेंगे सर देखो दुनिया का सबसे आसान काम यह है। ठीक है, आप देखो ना, आधा पार्ट को यहाँ पर 16 दिन में, तो हमें तो यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर 1 बनाना है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने कहा देखो 1 पार्ट, यानी 1 पार्ट को कितने दिन में करेंगे? तो 2 को किसके साथ गुना कर दो सर? 16 के साथ। तो 1 पार्ट को करने के लिए कितना दिन लगेगा सर? 32 दिन लगेगा यहाँ पे। उसी तरीके से 2/5 पार्ट, तो 1 पार्ट के लिए क्या करेंगे? तो बोलोगे सर 20 को यहीं रहने दो, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, यानी कितना हो गया? 50 दिन। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को 32 दिन में, बी अकेला उस काम को 50 दिन में, तो टाइम टेकन बाई A+B कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ए को लग रहा है 32 दिन, बी को लग रहा है 50 दिन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में हमने सर दोनों को जोड़ दिया, 32 जमा 50। तो यहाँ पर असल में कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 32 इंटू 50, और सर जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 82 हो जाएगा। 2 से काटेंगे सर तो 41 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे सर तो 16 बार में कटेगा। ठीक है, 16 का 5 गुना कितना होता है सर? 80 होता है। एक जीरो मुफ्त का आ गया 800, और बट्टे में कितना? 41। ये हमारा सही उत्तर है सर, 800/41 इज द करेक्ट आंसर। 800/41 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए मेरी बातों को आप? यहाँ पे कितना आंसर आ गया? तो 800/41 आ गया। जिस तरीके से आप 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आपको 3 वेरिएबल भी पढ़ना है, और 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस भी लगाने हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। कैसा लगा आज का सेशन, एक बार थोड़ा कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत शानदार। तो एकदम बेसिक से हम लेवल को उठाएंगे और बहुत ऊपर तक आप लोग को लेकर जाएंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, यूट्यूब मैंने जैसे कहा कि वहाँ पर एक अलग ही सीरीज चल रही है 50 दिन 50 मैराथन, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चल रही है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट मैथ सीखना है तो आपका एप्लीकेशन का जो ये चैंपियंस बैच है, आप इसी से सीख पाएंगे। अपने बढ़िया तरीके से अपने बैच पर भरोसा रखिए, बढ़िया तरीके से शिद्दत से पढ़ाई करिए, जितना हम कराते हैं उसको रिवाइज करिए। पीडीएफ में एक आधा दिन लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पर हमें मेहनत करनी पड़ती है, नया अपडेटेड कंटेंट आपको देना पड़ता है। नहीं तो इतनी पीडीएफ है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हमने तो आपको 2400 ई बुक और 4200 ई बुक भी दे रखा है, उसके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी निकाल कर दे दे तो भी हो जाएगा। लेकिन क्या उस पर काम हुआ है? नहीं, वो एज इट इज़ प्रीवियस ईयर का कॉपी पेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो चीज़ों को तब समझा पाएंगे ना यार, यही चैप्टर मैं भी पढ़ाता हूँ, यही चैप्टर और भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा इस क्लास से समझ में आता है। क्यों? क्योंकि इस पर मेहनत हुई होती है, क्वेश्चंस को कैटेगरी बनाने में, कंसेप्ट पर काम करने में, एक्सप्लेन करने में, हर तरीके से लेकर। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए,
अपने बैच के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, ताकि वो भी एनरोल करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। ठीक है दोस्त, खुश रहो। मिलते हैं अगले सेशन में। मंडे को आपका नेक्स्ट सेशन होगा, टाइमिंग 6:30 बजे से रहेगी। इसी हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ध्यान रखिए अपना।